हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि। पिछले क्लास में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था और देखा था कि कैसे ब्रिटिश एक्ट ने ग्रेजुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन रखी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? क्या वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी या इंडिया के लोग खुद बनाएंगे? आज की क्लास में हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी को समझेंगे, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और बिलीव कीजिए, ये डिमांड एक दिन में नहीं आई थी, इसके पीछे लगभग 12 साल का स्ट्रगल था। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है। तो इमेजिन कि आप एक नए स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब स्कूल के रूल्स कौन बनाएंगे? कोई बाहर वाला आदमी या स्कूल के टीचर और स्टूडेंट मिलकर? ऑब्वियसली जो स्कूल से डायरेक्टली जुड़े हैं वही बनाएंगे, है ना। एग्जैक्टली इसी तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ना इंडियंस को ही बनाना चाहिए था और इसी पर्पस के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे, है ना। सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम एम.एन. रॉय की। अब कहानी शुरू होती है 1934 से। एक नाम याद रखना, एम.एन. रॉय। एग्ज़ाम में फेवरेट क्वेश्चन है। एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की और ये डिमांड उन्होंने 1934 में रखी। अब सोचिए, उस टाइम इंडिया अभी ब्रिटिश कॉलोनी था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करने ही रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे। तो एम.एन. रॉय का मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद बनाएंगे और सिर्फ बनाएंगे ही नहीं, लोगों के द्वारा इलेक्टेड बॉडी बनाएगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हु फर्स्ट डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो होगा एम.एन. रॉय। फिर आया दूसरा आई.एन.सी. डिमांड। अब डिमांड एक इंडिविजुअल से पॉलिटिकल मूवमेंट बनने लगी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी। कांग्रेस ने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि ब्रिटिश हमें कॉन्स्टिट्यूशन गिफ्ट नहीं करेंगे, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। एक रिलेटेबल एग्जांपल देखिए। इमेजिन कोई स्ट्रेंजर आकर आपके घर के रूल्स बना दे, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है। आप मानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से इंडियंस भी कह रहे थे कि हमारा देश का रूल हम खुद बनाएंगे। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है पहली ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल डिमांड थी। ओके, अब डिमांड सिर्फ एम.एन. रॉय की नहीं रही, पूरा नेशनल मूवमेंट का इशू बन गया था। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के स्टेटमेंट की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को और स्ट्रेंथन किया। नेहरू जी ने कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पीपल ऑफ इंडिया अलोन शुड डिसाइड देयर फ्यूचर। अब ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल था। क्यों? क्योंकि पहली बार नेशनल लीडरशिप ओपनली कह रही थी कि इंडिया का फ्यूचर लंदन में डिसाइड नहीं होगा, इंडिया का फ्यूचर इंडिया में डिसाइड होगा। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते थे वी नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर इंडिया, और इंडियंस कहते थे नो मैन, थैंक यू, वी विल डिसाइड आवर हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब बात करते हैं ऑगस्ट ऑफर के बारे में 1940। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी प्रेशर फील होने लगा। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो ब्रिटिश को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था और इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया ऑगस्ट ऑफर 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वॉर के बाद ना इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ध्यान रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉमिस था, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट था, है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्रेम बाय इंडियंस, और ये एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। अब आते हैं क्रिप्स मिशन पे। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स इंडिया आए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें भेजा। मिशन का ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस को सेटिस्फाई करना और वॉर का सपोर्ट लेना। क्रिप्स ने प्रपोजल दिया कि वॉर के बाद ना इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ना प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश अभी भी रियल पावर छोड़ने को रेडी ही नहीं थे।
इंडियन लीडर्स को लगा कि ये तो हाफ हार्टेड प्रपोज़ल है, इसीलिए कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब सपोज़ करो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फुल स्कॉलरशिप चाहिए और कोई बोले कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं, आप सेटिस्फाई होगे क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली वही फीलिंग इंडियन लीडर्स की थी। उन्हें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था, प्रॉमिस नहीं। तो इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि फर्स्ट कॉन्क्रीट प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, लेकिन रिजेक्शन ने दिखाया कि इंडियंस अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर हुआ कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो अब टर्निंग पॉइंट है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम का फेवरेट भी है कि कैबिनेट मिशन मार्च से जून 1946 में इंडिया आया, ठीक है, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया। मिशन ने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, लेकिन मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उन्हें इलेक्ट करेंगे और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इसी प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। सो दिसंबर 1946 में असेंबली ने काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो आइडिया एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था, अब वो फाइनली 1946 में रियलिटी बन गया। सो 12 साल की जर्नी थी ये। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये फाइनल एक्सेप्टेंस थी और इसी प्लान ने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएट किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ओके, वेट, देयर इज़ अ मिस्टेक। यस, सो फॉर्मेशन के बारे में, वर्किंग कैसे हुआ इसको देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके, सो अब देखते हैं। सो सबसे पहले याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनी थी और इसका फाउंडेशन था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। इन्होंने इंडिया आकर एक प्लान दिया कि अब इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे और इसी प्लान के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आप एक कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब स्टूडेंट डायरेक्टली मैनेजमेंट कमेटी में नहीं आ सकते, तो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। टोटल स्ट्रेंथ था 389 मेंबर्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 389, ये एग्ज़ाम का फेवरेट है। 389 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ब्रिटिश इंडियन थे 292 सीट्स। ये सीट ना ब्रिटिश प्रोविंस से आनी थी, जैसे बिहार, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड पंजाब से। प्रिंसली स्टेट से आया 93। प्रिंसली स्टेट मतलब हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, जम्मू एंड कश्मीर, बड़ौदा और भी बहुत सारे। इनके रूलर्स मेंबर जो है नॉमिनेट करते। चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 सीट, यानी छोटे एरिया के लिए रिजर्व सीट। सो ये बना 389। ब्रिटिश इंडियन सीट के बारे में बात कर लेते, 292 सीट के बारे में। सो ध्यान रखिए उस समय ना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। जनरल कैटेगरी 104 सीट सबसे ज़्यादा, मुस्लिम 73, सेकेंड लार्जेस्ट, शेड्यूल कास्ट 30 और इंडियन क्रिश्चियन 8, सिख को मिला 4 सीट और एंग्लो इंडियन को मिला 2 सीट। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन उस समय की पॉपुलेशन और पॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता था, है ना। फिर प्रिंसली स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 93 मेंबर जो थे, तो 93 सीट्स इनके लिए रखी गई थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था कि ब्रिटिश इंडियन मेंबर्स इलेक्टेड थे पर प्रिंसली स्टेट मेंबर्स नॉमिनेटेड थे। मतलब कि रूलर डिसाइड करते थे कौन असेंबली में जाएगा, जैसे हैदराबाद का रूलर अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेगा, है ना। सिंपल एनालॉजी कि ब्रिटिश इंडिया इलेक्शन से आते थे और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन से आते थे। सो इलेक्शन का मेथड क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या इंडियन पीपल ने डायरेक्टली वोट किया था? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बनी थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इलेक्शन करते थे, मतलब पीपल प्रोविंशियल असेंबली को चुनते थे और फिर प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुनते थे, और इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो
इलेक्शन ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से हुआ और उसे यूज़ किया गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है बट सिंपल समझिए, है ना। एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्लास का मॉनिटर इलेक्शन है, मॉनिटर के इलेक्शन है, आप कैंडिडेट को रैंक देते हो कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस में ये रखूँगा, मतलब राम मोहन श्याम है तो आप रखते हो कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे राम को रखूँगा, सेकंड प्रेफरेंस पे श्याम को रखूँगा और थर्ड पे मोहन को रखूँगा। अगर आपका फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाए, मान के चलो फर्स्ट जो राम पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे राम, उसको ज़्यादा वोट नहीं मिला तो वो ऑटोमेटिकली मतलब उस लिस्ट से हट गया, तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है ना अब वो फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो वो आपका जो वोट है ना वो वेस्ट नहीं होता है, वो नेक्स्ट प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र हो जाता है और इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। एडवांटेज इसका यही होता है कि हर ग्रुप को ना फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वोट जो है वेस्ट नहीं होता, ठीक है। कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये ब्रिटिश पीरियड की पॉलिटिकल अरेंजमेंट का पार्ट था, जैसे मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, जनरल कैटेगरीज, शेड्यूल कास्ट, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट जो थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो बॉडी है ना उसमें डिफरेंट वॉइसेस इंक्लूडेड हों ताकि कॉन्स्टिट्यूशन सबका लगे, है ना। सो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अब देखते हैं कि प्रोविंस को कितना सीट मिला। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड प्रोविंस को मिला 55 सीट्स, यूनाइटेड प्रोविंस को मिला 55 सीट। मद्रास को मिला 49 सीट, ये रहा मद्रास, इसको मिला 49 सीट, ठीक है। बॉम्बे को मिला 44 सीट, बिहार को मिला 38 एंड बंगाल को मिला 36। ओके, सो रीज़न सिंपल था कि जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा उतनी सीट ज़्यादा, है ना। तो यही था। अब हम देखेंगे इसके जो है वर्किंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये इसके बारे में समझेंगे, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको समझते हैं। सो सबसे पहले एक अमेजिंग फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिन में नहीं बनाया, एक महीने में भी नहीं बनाया, तो कितने दिन में बनाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया। फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं। सो टोटल 11 सेशन हुआ था, 165 सिटिंग्स हुए थे। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। डेट यही था, प्लेस क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, न्यू दिल्ली, आज का जो सेंट्रल हॉल है ना पार्लियामेंट का, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टोटल 389 मेंबर्स में से सिर्फ 207 मेंबर ही पहली मीटिंग में प्रेजेंट थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया था, ठीक है। टेम्पररी चेयरमैन की बात करें तो टेम्पररी अब पहला सेशन कंडक्ट कौन करेगा? तो परमानेंट चेयरमैन तो अभी इलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए सबसे सीनियर मेंबर को टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए कि ओल्डेस्ट मेंबर जो थे वो टेम्पररी चेयरमैन बने। उनका काम था कि असेंबली की पहली मीटिंग कंडक्ट कराना और परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट होने तक प्रोसीडिंग चलाना, है ना। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के आने से पहले सीनियर टीचर असेंबली हैंडल करते हैं ना, वैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इनिशियली गाइड किया। अब राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट हुए वो। सो लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी लिखा मिलता है आपको। वाई वॉज ही रेस्पेक्टेड, फ्रीडम फाइटर थे, सीनियर कांग्रेस लीडर थे, सिंपल पर्सनालिटी था और हाईली रेस्पेक्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के दौरान उन्होंने असेंबली को लीड किया और बाद में इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। H.C. मुखर्जी की बात करें तो अब चेयरमैन के साथ एक वाइस चेयरमैन भी चाहिए था, तो डॉक्टर H.C. मुखर्जी 13 दिसंबर 1946 को वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। उनका रोल था कि चेयरमैन को असिस्ट करना, प्रोसीडिंग स्मूथली कंडक्ट करवाना, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिजोल्यूशन का? तो अब आते हैं कि आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। डेट 13 दिसंबर 1946 को इस रिजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सवाल आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता क्या है?
सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ना विजन डॉक्यूमेंट था। जैसे किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन स्टेटमेंट था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप घर बनाने वाले हो, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, उसमें लिखा होता है कि कितने रूम्स होंगे, डिज़ाइन क्या होगा, किचन कहाँ होगा, ये सब चीज़ें होगा। तो वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। मेन पॉइंट था कि नेहरू जी ने कहा कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन, मतलब कोई फॉरेन पावर कंट्रोल नहीं करेगी, पावर बिलोंग्स टू द पीपल। इन्होंने बोला कि पावर लोगों का है। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया था कि किंग नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, बल्कि लोग सुप्रीम हैं। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री रहेगा। जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, इक्वालिटी की बात हुई, फ्रीडम की बात हुई, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी की बात हुई। सो माइनॉरिटी और बैकवर्ड ग्रुप्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे, ऐसा कहा। अब बात करते हैं अडॉप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं हुआ, उस पर डिटेल डिस्कशन हुआ, डिफरेंट मेंबर्स ने सजेशंस दिए, डिबेट हुए और फाइनली 26 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया। आता है सवाल कि क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये रेजोल्यूशन ना कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी बन गया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कह सकते हो कि डायरेक्शन इसी डॉक्यूमेंट ने दिया। ठीक है, अब इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? तो कई स्कॉलर कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ना सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज़ यहीं से आए हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, पीपल्स सोवरेनिटी, सबके रूल्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है वो मिलते हैं। तो यहीं से आता है, ऐसा बोलते हैं। अब हम ना सोवरेन स्टेटस की बात कर लेते हैं ऑफ असेंबली। ओके, सबसे बड़ा चेंज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम सोवरेन। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड समझिए, सोवरेन का मतलब क्या होता है? किसी और अथॉरिटी के कंट्रोल में ना होना। इंडिपेंडेंस से पहले असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी थी और इनडायरेक्टली ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रही थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद ना असेंबली किसी ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर नहीं थी, ना ब्रिटिश पार्लियामेंट, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट और ना ही कोई ब्रिटिश क्राउन। अब अथॉरिटी कहाँ से आई? तो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि लोगों से अथॉरिटी मिला। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेचर। अब एक फैसिनेटिंग चेंज है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डबल रोल परफॉर्म किया। पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा लॉ बनाना। मतलब एक ही इंस्टीट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख रहे थे और देश भी चला रहे थे। वाई वॉज दिस नेसेसरी? क्योंकि 1947 से 1950 के बीच में ना रेगुलर पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी। लोकसभा भी नहीं थे, राज्यसभा भी नहीं था, तो लॉ कौन बनाता? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, यही था। अब आता है कि रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। जब इलेक्ट हुए थे तो 389 मेंबर थे, बाद में 299 हो गए। कैसे? तो ओरिजिनली 389 थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ ना पार्टीशन भी हुआ। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, तो पाकिस्तान वाले प्रोविंस और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव असेंबली से बाहर चले गए। तो रिजल्ट हुआ कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। तो इंडिपेंडेंस से पहले 389 मेंबर थे, इंडिपेंडेंस के बाद 299 मेंबर हो गए, मतलब रिडक्शन से 90 मेंबर चले गए। ये रहा ब्रिटिश इंडियन सीट में 292 से 229 हो गया, प्रिंसली स्टेट में 93 से 70 हो गया और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में 4 थे, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं अदर फंक्शन क्या ये परफॉर्म किए। अब असेंबली ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज तक लिमिटेड नहीं थी, उसने और भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया, नए इंडिया का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, लॉ मेकिंग, ऑर्डिनरी लॉ बनाए, बजट अप्रूवल किया, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अप्रूव किए, है ना, पब्लिक मनी का सुपरविजन किया, डिफरेंट कमेटी क्रिएट किया, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, है ना। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1947 से 1950 के पीरियड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी थी, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी थे, पार्लियामेंट भी थे और पॉलिसी मेकर भी थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप की बात कर लें, इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक बन गया। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि रिपब्लिक बनने के बाद कॉमनवेल्थ
छोड़ दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इंडिया ने वॉलेंटरी कॉमनवेल्थ मेंबरशिप कंटिन्यू रखी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोई लीगल कंपल्सन नहीं था, ठीक है, ये इंडिया की फ्री चॉइस थी। मतलब कि इंडिया फुल्ली इंडिपेंडेंट था, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर खुद हैंडल करते थे, लेकिन ना फ्रेंडली कोऑपरेशन के लिए कॉमनवेल्थ में रहे। एग्जाम्पल, जैसे आप कॉलेज से ना ग्रेजुएट हो जाए, फिर भी अलुमनाई एसोसिएशन का पार्ट बने रहते हो, है ना, इंडिपेंडेंट हो लेकिन कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, यही था। सो वाई वर दीज चेंजेस नेसेसरी, क्यों ये नेसेसरी था? अब फाइनल क्वेश्चन, तो पहला रीज़न यही था कि पावर ट्रांसफ़र इंडियंस को देना था। पार्टीशन के बाद नई पॉलिटिकल रियलिटी को हैंडल करना था, गवर्नमेंट स्मूथली चलानी थी और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने तक गवर्नेंस कंटिन्यू रखना था। तो ये सब रीज़न जो था जिसकी वजह से ये नेसेसरी था। अब है कि कमेटी नीडेड क्यों थी, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देख लेते हैं कि अब देखते हैं कि ये क्यों नीडेड थी, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि कमेटी नेसेसरी क्यों थी। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 300 मेंबर थे और कॉन्स्टिट्यूशन में हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल डिस्कस होने थे। अगर हर टॉपिक पे पूरी असेंबली डिस्कस करती तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 20 साल लग जाते, है ना। इसीलिए था, है ना। तो मेजर कमेटी ना क्या थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 20 से भी ज़्यादा कमेटी बनाई थी, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ना कुछ मेजर कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कमेटी का काम था कि यूनियन गवर्नमेंट की कितनी पावर्स मिलेगी, इस चीज़ को देखना। सिंपल लैंग्वेज में कि दिल्ली कितनी पावरफुल होगी, स्टेट के पास कितने पावर्स होंगे, ये कमेटी डिसाइड करती थी, है ना। उसके बाद आए यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, इसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ये कमेटी यूनियन गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करती थी, मतलब कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगी, है ना, ये काम करती थी। फिर आया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कमेटी ना प्रोविंस यानी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स देखती थी। आज से जैसे गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट की फाउंडेशन इसी टाइप की डिस्कशन से निकली। रिमेंबर, पटेल जी ने पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी किया और प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर भी काम किया। फिर आया एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कमेटी ना बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये डिसाइड कर रही थी कि सिटीजन्स को कौन सी राइट मिलेगी, माइनॉरिटीज़ को क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, है ना, ये था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का हैंडल करते थे, जो प्रिपेयर करते थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। रूल्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि फ्रेम कर रहे थे रूल्स एंड प्रोसीजर क्या होगा असेंबली को कंडक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद स्टेयरिंग कमेटी की बात कर लें तो स्टेयरिंग कमेटी जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैंडल करते थे स्टेयरिंग कमेटी, और इसमें जो है ये सुपरवाइज़ करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे सारे कमेटी के वर्क को, ओके। एंड देन आता है फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी। फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी जो थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये इसके चेयरमैन थे RK सनमुखन चेट्टी, ओके। और इनका काम था फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना, बजट, स्टाफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंस, ये सब इसी कमेटी के अंदर थे, है ना। कुछ माइनॉरिटी कमेटी भी थी, जैसे कुछ माइनॉरिटी कमेटी थी जैसे कि क्रेडेंशियल कमेटी, है ना, हाउस कमेटी, ये सारे ये वाले, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, हाउस कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ऑर्डर बिजनेस कमेटी, प्रेस कमेटी, पिटीशन कमेटी, ट्रांसलेशन कमेटी, ये सारे थे। इनका काम डेली फंक्शन स्मूथ करना था। एग्जांपल, जैसे एक यूनिवर्सिटी में ना लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन सेल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होते हैं ना, वैसा ही आप इसको समझ लो, है ना। इसका कुछ बस था डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल करना था। अब हम ड्राफ्टिंग कमेटी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हंड्रेड्स ऑफ डिस्कशन हुई थी, डिफरेंट कमिटीज़ ने रिपोर्ट सबमिट की थी, है ना, थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस आए थे। अब इन सब को एक सिस्टमैटिक लीगल डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना था। ये काम किसी ऑर्डिनरी कमेटी का नहीं था, इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी कहा जाता है,
ठीक है। इमेजिन कीजिए आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, सब लोग आइडियाज़ देते हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कौन लिखता है? एक ड्राफ्टिंग टीम, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ये ड्राफ्टिंग टीम ड्राफ्टिंग कमेटी थी। फॉर्मेशन की बात कर ले इनका, तो डेट याद रखना आप, 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, अब असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल लीगल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था और इसीलिए कमेटी बनाई गई। इनका मेन फंक्शन था कि असेंबली के डिसीजन को लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना, क्लॉज को फ्रेम करना और फाइनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, है ना। 7 मेंबर थे इसमें। चेयरमैन थे ऑब्वियसली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ये चेयरमैन थे। उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तर, ये जो है रिज़ाइन कर दिए थे 11 अक्टूबर को, ठीक है। एंड देन D.P. खेतान, ये भी थे बट इनका भी हो गया। ये एटलीस्ट ये 5 नाम तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाद में ना कुछ चेंजेस भी हुए थे। D.P. खेतान के डेथ के बाद ना T.T. कृष्णाचारी कमेटी में आए थे। D.D. खेतान की जगह T.T. कृष्णाचारी आए थे। एग्ज़ाम में जनरली चेयरमैन और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ही पूछे जाते हैं। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात कर लेते हैं, जो चेयरमैन थे। अम्बेडकर जी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, ग्रेट ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, और इसी वजह से उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। क्यों अम्बेडकर जी ही? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उसमें लीगल लैंग्वेज भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी होता था, राइट्स भी होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी, और अम्बेडकर जी इन सब फील्ड में एक्सपर्ट थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो प्रोसेस था उसको समझते हैं। सबसे पहले था डिसीजन बाय असेंबली, तो सबसे पहला असेंबली और कमेटी का डिसीजन कलेक्ट किया गया। दूसरा सोर्सेस स्टडी की गई, मतलब कमेटी ने दुनिया के कई कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, जैसे कि ब्रिटेन, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, सब के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। फिर क्लॉज ड्राफ्ट किए, यानी अब प्रोविज़न को लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। फिर डिस्कशंस हुए उस पर, हर प्रोविज़न पे ना डिटेल डिस्कशन किया गया, सजेशंस लिए गए और करेक्शन किए गए। फिर फाइनलाइजेशन बना हो, है ना, मल्टीपल रिवीजन के बाद फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ। सिंपल एग्जांपल से, चलो एक एग्जांपल से बोलते हैं। आप सब ने कॉलेज टाइम में या कभी यूनिवर्सिटी में कोई कहीं पे आपने कभी रिसर्च लिखा है, रिसर्च, है ना। तो उसमें क्या होता है कि पहले आप एक टॉपिक लेते हो, फिर उस पर कई स्टडीज़ करते हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारे लिटरेचर उस पर पढ़ते हो, है ना, बहुत कुछ पढ़ते हो। फिर आप जाके रिसर्च करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, सब कुछ करते हो, एंड देन फाइनली बैठते हो अपने रॉ डेटा को लेके और साथ में वो लिटरेचर जो आपने पढ़ा, फिर उनमें से एक बेस्ट वर्जन निकालते हो आप और उसको थियोरेटिकली पेपर पे लिखते हो, है ना। तो वही था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। मतलब पहले ना डिस्कशन किया, सोर्स स्टडी किया, अलग अलग दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, क्लॉजेस समझे, सब कुछ किया, अब फाइनली जो है उसको लिखा। सो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था फरवरी 1948 में आया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, 315 आर्टिकल्स से तभी और 8 शेड्यूल था। इस ड्राफ्ट को ना असेंबली मेंबर के बीच में सर्कुलेट किया गया ताकि सब अपने सजेशन दे सकें, और ये फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, सिर्फ फर्स्ट वर्जन था। फिर पब्लिक सजेशंस लिए गए उस पर। अब एक अमेजिंग डेमोक्रेटिक फीचर था कि गवर्नमेंट ने पब्लिक को भी सजेशन देने का चांस दिया। ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, सिटीजन्स, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट, सबका फीडबैक देने का इनविटेशन दिया गया। सो टोटल सजेशन थे 7635 सजेशंस। सोचिए कितना मैसिव कंसल्टेशन प्रोसेस था, और यही रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड देन फाइनल ड्राफ्ट, सजेशन कंसिडर करने के बाद फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ। नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया। इसके बाद डिटेल डिबेट हुई, अमेंडमेंट डिस्कस हुआ और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। सो कॉन्स्टिट्यूशन एट अडॉप्शन के टाइम पे 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल था। ये नंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना जो है टाइम लगा, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले एक अमेजिंग फैक्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रात में नहीं बना, ना ही एक कमेटी ने कुछ महीनों में लिख दिया।
टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको बनने में। और ये प्रोसेस ना डेमोक्रेटिक डिस्कशन, डिबेट और कंसेंसस बिल्डिंग पर बेस थी, है ना। इमेजिन आप अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे हो, अगर सिर्फ पेंट करवाना हो तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अगर पूरा घर डिज़ाइन करना हो तो हर रूम प्लान करना होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट था। फर्स्ट रीडिंग की बात कर लेते हैं तो 1948 में 13 to 17 नवंबर तक चला, ठीक है। इंट्रोड्यूस किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ये फर्स्ट रीडिंग था। यहाँ क्या हुआ कि ड्राफ्ट कमेटी असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया। मेंबर्स को बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, मेन प्रोविज़न क्या है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कि जैसे किसी मूवी का ना ट्रेलर रिलीज़ होता है, पहले ऑडियंस को ओवरऑल आइडिया देने के लिए, डिटेल डिस्कशन बाद में होता है। फर्स्ट रीडिंग भी कुछ ऐसा था। फिर सेकेंड रीडिंग हुआ। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पे, सेकेंड रीडिंग। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस का लॉन्गेस्ट और मोस्ट डिटेल्ड फेज था। यहाँ हर आर्टिकल डिस्कस हुआ, हर क्लॉज डिस्कस हुआ, हर प्रोविजंस एग्जामिन हुए। मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा, क्रिटिसिज्म किया, सजेशंस दिए, अमेंडमेंट प्रपोज किया। सो इमेजिन आप एक बुक पब्लिश करने वाले हो और एडिटर हर लाइन पे चेक करे, हर पैराग्राफ पर डिस्कशन करे और हर मिस्टेक इम्प्रूव करे। एग्जैक्टली यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि असेंबली के मेंबर ना हज़ारों अमेंडमेंट्स प्रपोज किए और हर इम्पॉर्टेंट प्रोविजन पर डिटेल डिबेट हुई, और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस था। थर्ड रीडिंग की बात कर लें जो 14 to 26 नवंबर 1949 को हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था। थर्ड रीडिंग, इस स्टेज पे ना कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को डिस्कस किया गया। अब नए अमेंडमेंट्स मूव नहीं किए गए जा सकते। डिस्कशन का फोकस था कि क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, यानी अब एडिटिंग ख़त्म, अब फाइनल अप्रूवल था, है ना। अब हुआ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इस दिन ना 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया एंड गिव टू आवर सेल्फ। प्रियम्बल की फेमस लाइन याद रखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्ड ना बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं दिया, किसी किंग ने नहीं दिया, किसी फॉरेन कंट्री ने नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन दिया किसने? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सवाल आता है कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ एंड गिव टू आवर सेल्फ। ओके, सो सिग्नेटरीज़ कौन कौन थे इसमें? सिग्नेटरीज़ की बात कर लें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन इंग्लिश में था, बहुत ब्यूटीफुल कैलीग्राफी स्टाइल में लिखी गई थी। टोटल सिग्नेटरीज़ थे 284 मेंबर्स। इंपॉर्टेंट सिग्नेटरीज़ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद, KM मुंशी और कई अन्य मेंबर जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, HC मुखर्जी, N गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, TT कृष्णाचारी और भी बहुत सारे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बात कर लेते हैं। सो 26 नवंबर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। ये सेलिब्रेशन ऑफिशियली 2015 से स्टार्ट हुआ। इसका पर्पस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करना, सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर बनाना और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद दिलाना, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एट अडॉप्शन के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट्स थे और अप्रॉक्सीमेटली 1,45,000 वर्ड्स थे, शब्द थे। और इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, फाइनल। ओके, सो सबसे पहले एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट कर लिए 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इन्फोर्स किया कि हाँ अब से ये लागू हो रहा है, अब पूरे देश में ये लागू हो रहा है, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने और इन्फोर्स होने के बीच में 2 महीने का गैप था। क्या हुआ?
26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लागू हो गया, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑपरेटिव हो गए और इंडिया ऑफिशियली बन गया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, क्यों 26 जनवरी ही? तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आखिर 26 जनवरी ही क्यों? तो 15 अगस्त क्यों नहीं, 26 नवंबर क्यों नहीं? इसका आंसर ना फ्रीडम स्ट्रगल में छुपा हुआ है। तो चलिए 1930 में चलते हैं। लाहौर सेशन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया था कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस और डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन पूरे देश में लोगों ने प्लेज लिया था कि हम पूरी आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। 20 साल बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने का टाइम आया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि हम उस हिस्टोरिक डेट को ऑनर करेंगे और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब रिपब्लिक डे का कनेक्शन देख लेते हैं, है ना, कि हम उसी दिन क्यों मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? सिंपल, कि कंट्री का हेड अब हेरिडिटरी किंग या क्वीन नहीं होंगे, लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड होते हैं। ब्रिटिश पीरियड में किंग या क्वीन सुप्रीम अथॉरिटी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट और इसीलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रिपब्लिक डे परेड ना सिर्फ मिलिट्री शो नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और नेशनल यूनिटी को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, एक्सपर्ट हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन पॉसिबल, कौन थे ये सारे एक्सपर्ट? तो अब एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अंबेडकर जी ने बनाया। अंबेडकर जी का रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कई एक्सपर्ट्स के कंट्रीब्यूशन भी थे। आज हम उनमें से जो है 3 इम्पॉर्टेंट नेम्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो एक्सपर्ट कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की थी। पर्पस क्या था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पर रिसर्च करना। ओके, कमेटी ने यूएसए, यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया। चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, इसके चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, एम.एन. जोशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कमेटी ना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेलेक्चुअल ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रही थी। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट बी.एन. राव के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये थे बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव, एग्ज़ाम फेवरेट नेम है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था। उनका रोल क्या था? तो बी.एन. राव ने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल्ड कंपैरेटिव स्टडी किया। यूएसए का, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड सबके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एनालाइज किए, फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर किया और इसी रिपोर्ट ने ड्राफ्टिंग कमेटी को डायरेक्शन दी, है ना। अगर अंबेडकर आर्किटेक्टर थे तो बी.एन. राव जी जो थे वो रिसर्च कंसल्टेंट थे। उन्होंने फाउंडेशन प्रिपेयर की, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाई। सो बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। अब एस.एन. मुखर्जी की बात कर लेते हैं। सो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। अब सवाल है कि ड्राफ्ट्समैन करता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के डिसीजन को प्रिसाइज लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल, जैसे टीचर डिसाइड करे कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक का फाइनल कंटेंट राइटर लिखता है ना। तो एस.एन. मुखर्जी वही राइटर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और लीगल साउंड लैंग्वेज में लिखा। सो बी.एन. राव थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र और एस.एन. मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी? क्योंकि उस दिन पूर्ण स्वराज डे हमने सेलिब्रेट किया था, इसीलिए। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है हमारा 26 जनवरी को। एक्सपर्ट कमेटी 1938 में हुई थी, जिसके चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस जी। ओके, बी.एन. राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे और एस.एन. मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, आज हमने कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेज को समझा। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ और उसी दिन इंडिया रिपब्लिक बना।
हमने ये भी समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फ्रीडम स्ट्रगल की एस्पिरेशन, लीडर्स के विजन और एक्सपर्ट की मेहनत का रिजल्ट है। और अंबेडकर जी के साथ BN राव, SN मुखर्जी जैसे एक्सपर्ट ने भी इसी महान कार्य में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले एक बात समझिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन परफेक्ट नहीं होता, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी क्रिटिसिज्म भी की। पहला कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म कहा गया कि असेंबली डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं थी, मेंबर्स को डायरेक्ट वोटिंग से नहीं चुना गया था, उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने इलेक्ट किए थे, ठीक है। दूसरा कि ये कांग्रेस का डोमिनेंस था, यानी कि दूसरी क्रिटिसिज्म थी कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, 90% सीट कांग्रेस या कांग्रेस के सपोर्टर के पास था। तीसरा कि लॉयर्स का डोमिनेशन था, यानी कि जैसे कि असेंबली में बहुत सारे लॉयर्स थे, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, ये सारे लॉयर्स थे। फोर्थ है कि ये एलीट एंड अर्बन कैरेक्टर है। एक और क्रिटिसिज्म थी कि असेंबली के मेजॉरिटी मेंबर्स अर्बन और एजुकेटेड क्लास से आते थे, है ना। लैक ऑफ डाइवर्सिटी थी, मतलब कि कुछ लोग ने कहा कि वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब इसके हिंदी टेक्स्ट के बारे में बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इंग्लिश में। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में ना सिर्फ इंग्लिश वर्जन काफ़ी नहीं था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन भी प्रिपेयर किया गया और ये काम किए श्री गोपाल दास जी के सुपरविजन में कंप्लीट हुआ और हिंदी वर्जन 1950 में पब्लिश हुआ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशन हुए। असेंबली ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट किया और टोटल एक्सपेंडिचर था 64 लाख। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था और ब्यूटीफुल कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा गया था। नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट हुआ 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम यानी जनगण मन अडॉप्ट हुआ 24 जनवरी 1950 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसने 60 से अधिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया को स्टडी किया गया, उसके बाद ये बनाया गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, विमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इसमें सबसे पहले थी हंसा मेहता जी, ठीक है, विमेंस राइट की स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थी। दुर्गाबाई देशमुख सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशन के सपोर्टर थी। राजकुमारी अमृत कौर ये इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। रेणुका रे ये विमेन लीगल राइट के लिए काम किया, रेणुका राय, ठीक है। बेगम अजीज़ रसूल जो थी ये ओनली मुस्लिम विमेन मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लक्ष्मी मेनन की बात करें तो ये जो थी लक्ष्मी मेनन थी। अम्मू स्वामीनाथन थी। लीला रॉय थी। फिर दक्षयानी वेलयथन थी। पूर्णिमा बैनर्जी थी। विजया लक्ष्मी पंडित, सावित्री नायक थी। सुचिता कृपलानी, कमला चौधरी एंड M.A. अयंगर, ठीक है। सो ये सारी विमेन थी, 15 मेंबर थे और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो रिमेंबर ऑल दीज नेम और एटलीस्ट अपने आप को ना दिमाग में ये रहेगा ना, तो आपको जब क्वेश्चन सामने आएगा तो बना लोगे। सो क्यों इम्पॉर्टेंट था? सोचिए 1940s के इंडिया जब विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड था, उस समय 15 विमेन मेंबर का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेना बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था और इन्होंने इक्वालिटी, जस्टिस और विमेन राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेंथन करने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, सो नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। क्रिटिसिज्म था कि कांग्रेस डोमिनेंस है, लॉयर्स का डोमिनेशन है, एलीट एंड अर्बन कैरेक्टर है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी है। ऑन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था, बाद में हिंदी वर्जन लिखा गया। टोटल 11 सेशन हुए, 114 सिटिंग्स हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। 64 लाख टोटल खर्चा हुआ। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 15 विमेन मेंबर थी। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, सो आज हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्ट्रेंथन और क्रिटिसिज्म दोनों को बैलेंस पर्सपेक्टिव से समझा। हमने देखा कि कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो आज भी ना दुनिया के सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में से
एक माना जाता है। और हमें उन विमेन मेंबर को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने ना इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन में मजबूत बनाया। अगले क्लास में हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर की जर्नी शुरू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Till then, keep learning. Thank you so much.